नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जो हमारी आंखों से तो छिपी हुई है, लेकिन हम सब असल में सब कुछ उसी से बना है। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं जीवन की सबसे बुनियादी ईंट यानी कोशिका की इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी वेल और एक छोटा सा बैक्टीरिया, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? या सोचिए एक बहुत बड़े पेड़ और एक नन्हे से कीड़े में, भला क्या एक जैसी बात हो सकती है? इसका जवाब है कोशिका। ये सिर्फ कोई बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, नहीं, ये तो जीवन की वो सबसे छोटी इकाई है जो अपने आप में जिंदा है। हर जिंदा चीज का शरीर इन्हीं कोशिकाओं से बना है और जिंदगी के जितने भी जरूरी काम है ना, वो सब इन्हीं के अंदर होते हैं। अच्छा, इस छोटी सी दुनिया की खोज का सफर भी बड़ा मजेदार रहा है। इसकी शुरुआत हुई 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार माइक्रोस्कोप से कॉर्क के टुकड़े देखे। उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने दिखे और उन्होंने उसे नाम दिया सेल्स। फिर आए ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार जिंदा कोशिकाओं को देखकर सबको हैरान कर दिया। और फिर श्लाइडन और श्वान ने बताया कि भाई सारे पौधे और जानवर कोशिकाओं से ही बने होते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा जोड़ा रुडोल्फ विर्चो ने। विर्चो ने कहा, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, मतलब ये कि हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। ये बात सुनने में आज भले ही सिंपल लगे, पर उस वक्त ये एक क्रांतिकारी आइडिया था। इसने उस पुरानी सोच को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि जिंदगी बस यूं ही कहीं से भी पैदा हो सकती है। नहीं, ये सिद्धांत बताता है कि जीवन की एक कभी ना टूटने वाली कड़ी है जो एक कोशिका से दूसरी तक चलती रहती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि कोशिका क्या है। तो चलिए अब इसके दो मेन टाइप्स को देखते हैं। इन्हें आप समझ सकते हैं जीवन के दो अलग अलग डिजाइन या ब्लूप्रिंट, या दो अलग अलग किंगडम। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये एकदम सिंपल छोटी होती हैं और इनमें कोई असली न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये बड़ी होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं और इनमें एक प्रॉपर झिल्ली से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है। पौधे, जानवर, हम सब इसी में आते हैं। और असल में यही न्यूक्लियस इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो चलिए यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक छोटा सा टूर किया जाए और शुरुआत करते हैं इसके हेडक्वार्टर्स से, इसके कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस या केंद्रक से। न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहना गलत नहीं होगा। इसे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ये एक डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और इसके अंदर होता है कोशिका का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए, जो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों में कसकर पैक होता है। कोशिका को क्या करना है, कब करना है, सारे ऑर्डर यहीं से जाते हैं। और जब बात इंसानों की होती है ना, तो हमारी लगभग हर एक कोशिका के न्यूक्लियस में ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 23 के जोड़ों में होते हैं और यही 46 क्रोमोसोम मिलकर हमारी जेनेटिक पहचान बनाते हैं। तो ये क्रोमोसोम आखिर बने किस चीज से हैं? जवाब है डीएनए से। और डीएनए का वो हिस्सा जो कोई खास काम करता है उसे कहते हैं जीन। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए डीएनए एक बड़ी सी रेसिपी बुक है, तो हर जीन उस किताब की एक रेसिपी है और ये रेसिपी कोशिका को बताती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो ठीक है, अगर न्यूक्लियस कोशिका का कंट्रोल सेंटर है, तो फिर ऑर्गेनेल या कोशिकांग क्या है? ये हैं उस शहर के वर्कर्स, काम करने वाले। ये छोटी छोटी मशीनें हैं जो कोशिका रूपी शहर को चलाने के लिए अलग अलग जरूरी काम करती हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कोशिका के पावर प्लांट से। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा नाम वैसा काम। ये वो जगह है जहां कोशिका के लिए सारी एनर्जी बनती है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने को तोड़कर उसे एटीपी नाम की एनर्जी मॉलिक्यूल्स में बदलता है। ये एटीपी ही कोशिका की एनर्जी करेंसी है। इसी से सारे काम होते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, न्यूक्लियस के ही तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। कमाल है ना? और यही वो सुराग है जो वैज्ञानिकों को इसके रहस्यमयी इतिहास के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, अब जरा कोशिका की प्रोडक्शन लाइन पर नजर डालते हैं। स्टेप 1, राइबोसोम। ये छोटी छोटी फैक्ट्रियों की तरह प्रोटीन बनाते हैं। स्टेप 2, ये प्रोटीन फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ईआर के रास्ते से गुजरते हैं। और स्टेप 3, आखिर में आता है गोल्जी उपकरण। ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस है। ये प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है, छांटता है,
पैक करता है और सही पते पर डिलीवरी के लिए भेज देता है। अब देखिए, जहां काम होगा वहां कचरा तो होगा ही, है ना? और कोशिका भी कोई अपवाद नहीं है। तो यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट कौन संभालता है? ये काम है लाइसोसोम का। लाइसोसोम के अंदर होते हैं बहुत ही शक्तिशाली डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये कचरे को, कोशिका के पुराने टूटे फूटे हिस्सों को और यहाँ तक कि बाहर से हमला करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को भी तोड़कर खत्म कर देते हैं। और हाँ, कभी कभी जब कोई कोशिका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है तो ये लाइसोसोम खुद ही फट जाते हैं और पूरी कोशिका को खत्म कर देते हैं। इसी वजह से इन्हें सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो हमने यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर की दुनिया देख ली। अब चलिए इसके दो सबसे आम प्रकारों यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल, पादप और जंतु कोशिका के बीच का फर्क समझते हैं। तो क्या सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एकदम एक जैसी होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही उनमें बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, लेकिन कुछ बहुत ही जरूरी अंतर भी हैं और यही अंतर उन्हें अपने अपने काम के लिए खास बनाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ बड़े बड़े अंतर हैं। जैसे प्लांट सेल में सबसे बाहर एक सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है। ये उन्हें एक मजबूत ढांचा देती है, बिल्कुल एक बिल्डिंग के फ्रेम की तरह। फिर है क्लोरोप्लास्ट। ये पौधों के अपने सोलर पैनल हैं जो धूप से खाना बनाते हैं। और वो जो बड़ी सी रसधानी या वैक्यूल है, वो पानी की टंकी का काम करती है, जिससे पौधा सीधा और ताज़ा रहता है। अब ये सारी चीज़ें एनिमल सेल्स में नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो घूमने फिरने के लिए लचीला होना पड़ता है। तो सवाल ये है कि इन अंतरों से होता क्या है? असल में सब कुछ लाइफस्टाइल का खेल है। सेल वॉल और वैक्यूल पौधों को बिना किसी हड्डी के सीधा खड़ा रखते हैं। क्लोरोप्लास्ट उन्हें अपना खाना खुद बनाने की ताकत देते हैं, मतलब उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। और क्योंकि जानवरों में ये सब नहीं होता, उन्हें घूमने फिरने और खाने की तलाश करने की आज़ादी मिलती है। मतलब हर डिज़ाइन अपने काम के लिए एकदम परफेक्ट है। तो हमने देखा कि कैसे एक अकेली छोटी सी कोशिका अपने आप में एक पूरा शहर है। इसमें अपना कंट्रोल सेंटर है, पावर प्लांट है, फैक्ट्रियां हैं और यहाँ तक कि रिसाइकलिंग सिस्टम भी है। क्या कमाल की दुनिया है! जीवन की जो इतनी विशाल इमारत हमें दिखती है, वो असल में इसी एक छोटी सी ईंट पर टिकी हुई है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ एक कोशिका इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और काबिल हो सकती है, तो जरा सोचिए, हमारे शरीर में मौजूद खरबों कोशिकाएं जब एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती?